Hello everyone, welcome back to the class. So guys, it's our day 7 of 8-day marathon of costing and taxation. हम लोग 8 दिन का जो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का मैराथन स्टार्ट किए थे, आज उसका 7वां दिन है। हम लोग एकदम लास्ट में पहुंच चुके हैं। अब हम लोगों का 1-2 दिन में, जो कि कल हम लोगों का लास्ट क्लास होगा, और हम लोगों का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन 11 क्लास सेमेस्टर 1 का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो देखो, पूरा का पूरा हम लोग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, पूरा का पूरा आपका शुरू से लेके लास्ट तक कॉस्टिंग पूरा का पूरा अपलोड किया हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कुछ डेफिनेशन से, बेसिक डेफिनेशन जो इनकम टैक्स एक्ट में हम लोगों को आगे जाके बहुत काम देगा। ठीक है, जो सबसे पहला डेफिनेशन होगा वो होगा प्रीवियस ईयर। क्या होगा? प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ये दोनों एक ही है क्या? नहीं, एक तो नहीं है, ये अलग अलग है। अलग अलग डेफिनेशन पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ पढ़ेंगे ताकि दोनों एक ही बार में समझ में आ जाए, बिकॉज दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों एक साथ के साथ दोनों एक साथ साथ रिलेटेड है। दैट्स व्हाई हम लोग इसको साथ साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 3, सेक्शन याद रखना, सेक्शन 3 के अंदर प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन दिया हुआ है। सेक्शन 3 के अंदर प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन दिया हुआ है। असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर दिया हुआ है। असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन सेक्शन 3 के अंदर दिया हुआ है। डन। अच्छा, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों 12 महीना का एक पीरियड होता है। 12 महीना का एक पीरियड को हम लोग प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर बोलते हैं। दोनों ही 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को जाके खत्म हो जाता है। क्या बोले? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये दोनों ही प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों एक 12 महीने का पीरियड को बोलते हैं। 12 महीने का पीरियड को प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर बोला जाता है, जो कि 1 अप्रैल एवरी ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। डन, समझ में आया? चलो, अब प्रीवियस ईयर तो अगर दोनों ही 12 महीने का पीरियड है तो फिर भैया अंतर क्या है? अंतर ये है, एक पर्सन जिस ईयर में वो अर्न करता है, जिस साल में वो अर्न करता है, जिस साल में वो पैसा कमा रहा होता है, जिस साल में वो पैसा कमा रहा होता है, उसको हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं। उसको हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो वो 12 महीने का पीरियड जिसमें एक असीसी, एक पर्सन जो जिस साल वो अर्न करता है, पैसा को अर्न करता है, जिस पर उसको टैक्स देना है, तो जिस साल वो अर्न कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और जिस साल उस पेमेंट का, उस अर्निंग का असेसमेंट होता है। क्या होता है? असेसमेंट मतलब हिसाब किताब होता है। उससे हम लोग निकालते हैं भैया कितना रुपया पे टैक्स देना है, टोटल उसको कितना रुपए पे टैक्स देना है। तो जिस साल असेसमेंट होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जिस साल असीसी अर्न करता है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। मिस्टर वाई एक पर्सन है जो कि 2023 अगस्त से एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, 1 अगस्त से लेके 2024 31 मार्च। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 2024 1 अप्रैल से लेके 2025 31 मार्च, और 2025 के 1 अप्रैल से लेके
2026 का 31 मार्च। अब एक चीज समझना, वो वाई जो है वो 2023 में बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब 2023 से वो कमाना स्टार्ट कर दिया। तो जब वो 2023 से कमाना स्टार्ट किया तो इस साल के लिए उसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा 2023-24, क्योंकि वो 2023 में कमाना स्टार्ट किया 1 अप्रैल के बाद और 31 मार्च 2024 में जाके खत्म हो रहा है, इसीलिए 2023-24 उसका प्रीवियस ईयर होगा। और 24 के बाद से लेके 25, मतलब 1 अप्रैल 2024 से 2025 तक, 2024 से 2025 तक इसका असेसमेंट ईयर होगा। भैया इस साल कमा रहा है और इस साल वो पे कर रहा है, इस साल उस पे वो टैक्स पे कर रहा है। अब ध्यान से समझना, तो भैया 2024 से 25 तक भी तो कमाएगा ना, तो 2024 से 25 तक जो कमा रहा है, 2024 से 25 तक जो कमा रहा है वो प्रीवियस ईयर है किसका? असेसमेंट ईयर 2025-26 का। मतलब भैया जो भी जिस साल वो असेसमेंट हो रहा है ठीक उसके पीछे वाला ईयर को हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस साल वो अर्न कर रहा है ठीक उसके बाद वाला साल को हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। डन है? प्रीवियस ईयर किसको बोले? भैया जिस साल हिसाब कर रहे हैं उसका ठीक पिछले वाला साल, और जिस साल कमा रहे हैं उसके ठीक बाद वाला साल हम लोगों का असेसमेंट ईयर हो जाएगा। डन? समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे 2024 से 25 में उसका अगर हिसाब होगा, कौन सा साल का हिसाब होगा? पिछले साल का 2023-24 को, तो 2023-24 उसका प्रीवियस ईयर है, 2024-25 इसका असेसमेंट ईयर है। फिर 2024-25 में वो जो कमाई कर रहा है उसके लिए वो प्रीवियस ईयर है, और उसके बाद वाला जो जिस साल हिसाब कर रहा है 2025-26 में वो उसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर बढ़ या घट सकता है क्या प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर बड़ा या छोटा हो सकता है? तो आंसर इज असेसमेंट ईयर बड़ा छोटा नहीं हो सकता है, प्रीवियस ईयर हो सकता है। प्रीवियस ईयर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा हो सकता है। क्या बोले? बड़ा नहीं हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। कैसे स्मॉल होगा भैया? बात समझना। 2023 वो कब से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है? 2023 कब से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है? ये स्टार्ट कर रहा है अगस्त 1 से, और उसका ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। तो 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च, क्या 12 महीने का पीरियड है? नहीं, आंसर इज नो। तो ये तो 12 महीने का पीरियड नहीं है। तो भैया अभी तो हम लोग बोले कि 12 महीने का पीरियड होता है प्रीवियस ईयर, बट भैया अगस्त से पहले तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था, उसका बिजनेस का एग्जिस्टेंस था क्या? नहीं था। तो अगस्त 1 जिस दिन वो बिजनेस स्टार्ट किया वो उसका स्टार्टिंग डे हो जाएगा प्रीवियस ईयर का। वहां से लेकर 31 मार्च कितना दिन होता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब 8 महीने होता है। कितना होता है? 8 महीना। मतलब इसका जो 2023-24 था वो कितने महीने का प्रीवियस ईयर है? 8 मंथ का। तो ये 12 महीने से कम का हो गया कि नहीं? तो बोल रहा है कि 12 महीने से कम हो सकता है प्रीवियस ईयर, 12 महीने से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। और एक केस में कम हो सकता है, मान लो वो 31 सितंबर 2027 को जाके अपना बिजनेस खत्म कर देता है। 31 सितंबर 2027 को वो अपना बिजनेस को क्लोज कर सकता है। तो जब 31 सितंबर 2027 को अपना बिजनेस क्लोज करेगा तो 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 सितंबर 2027 तक ही ना उसका एग्जिस्टेंस है। सितंबर के बाद 30 सितंबर, तो इसके बाद कोई तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना का जो पीरियड है वो हो जाएगा उसका प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 2027-28। 2027-28 के लिए उसका प्रीवियस ईयर 26 और 27 सिर्फ 6 महीने का रह जाएगा। ठीक है? तो क्या बोले? प्रीवियस ईयर बड़ा नहीं हो सकता 12 महीने से, लेकिन छोटा हो सकता है। असेसमेंट ईयर किसी भी केस में बड़ा नहीं हो सकता है या छोटा नहीं हो सकता। असेसमेंट ईयर पूरे 12 महीने का ही होगा। डन? चलो, तो अच्छा बोल रहे थे कि हम लोगों का प्रीवियस ईयर के पे जो इनकम होगा वो प्रीवियस ईयर को ही टैक्स होगा। प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर पे ही टैक्स होगा। कौन सा केसेस है? सबसे पहला
बिलोंग्स टू नॉन रेसिडेंट। अच्छा, ये नॉन रेसिडेंट क्या होता है? तो हम लोग अगले क्लास में, मतलब कल का जो क्लास होगा उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे, उसमें तुम लोगों को समझ में आएगा नॉन रेसिडेंट मतलब क्या होता है। अभी बस इतना समझ के रखो, नॉन रेसिडेंट का मतलब जो इंडिया में नहीं रहता है। नॉन रेसिडेंट का मतलब जो इंडिया में नहीं रहता है। तो शिप बिलोंग्स टू नॉन रेसिडेंट। अब समझो, कोई शिप अगर इंडिया में आया इस साल, अगर शिप इस इंडिया में इस साल आया और वो नॉन रेसिडेंट का है, वो इंडिया में रहता ही नहीं है, तो अगर वो इस साल अपना जो भी काम करके अर्निंग करके चला जाएगा, है ना, फिर अगला साल उसको हम लोग कहाँ खोजेंगे? नहीं खोज पाएंगे। दैट्स वाई अगर कोई शिप नॉन रेसिडेंट का इंडिया के अंदर आता है, कुछ अर्न करता है, तो उसको इसी साल, इसी प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अगला है इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। बोल रहा है एक पर्सन जो इंडिया को परमानेंटली छोड़ के जा रहा है, इंडिया को परमानेंटली छोड़ के जा रहा है, मतलब विदेश में सेटल हो जा रहा है, विदेश में सेटल हो जा रहा है। तो ऐसा पर्सन जो हम लोगों को पता है कि वो इंडिया से बाहर, वो विदेश में जाके सेटल होने वाला है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे भैया फिर हम लोग अगला साल तुमको कौन सा विदेश में खोजने जाएंगे? तुम एक काम करो, तुमको असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करना पड़ेगा, तुम अभी प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देके जाओ, तुम प्रीवियस ईयर में टैक्स देके जाओ। तो अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है, उसको इसी साल टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर कोई भी तरह का फॉर्म जिसका कुछ फिक्स टेन्योर है, फिक्स्ड टेन्योर है। मान लो एक फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, हम लोग दो आदमी मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म खोले, लेट्स से ए एंड बी, ए बी पार्टनरशिप फॉर्म खोला, ए एंड बी मिलके क्या किया? ए बी पार्टनरशिप फॉर्म खोला। बोला हम लोग इसको 2.5 साल चलाएंगे, हम लोग इसको 2.5 साल चलाएंगे, मतलब उसको कोई काम होगा 2.5 साल के लिए खोला है। हम लोग जब पार्टनरशिप पढ़े हैं तो हम लोगों को पता है, हो सकता है फिक्स टेन्योर के लिए कोई पार्टनरशिप करता है, तो 2.5 साल के लिए किया, तो 2 साल तो ठीक था। लेकिन ये जो हाफ ईयर है, जो कि हाफ ईयर है, लेट्स से 30 सितंबर, ये 6 महीने का पीरियड था, अब 30 सितंबर को वो लोग का अपना पार्टनरशिप का जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। तो जिस दिन डिसॉल्व हो रहा है तो उसके बाद उस एबी, जो भी एबी फॉर्म है वो तो रहेगा ही नहीं ना, वो तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगा। तो जब एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगा तो किसको खोजने जाएंगे? तब हम लोग बोलते हैं भैया तुम्हारा टेन्योर इस साल खत्म हो रहा है, हम लोग अगला साल तुमको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, दैट्स वाई इसी साल तुम टैक्स देके जाओ। तो जब डिसॉल्व होगा, प्रीवियस ईयर में डिसॉल्व हो रहा है, प्रीवियस ईयर में उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एनी पर्सन ट्रांसफरिंग असेट टू अवॉइड टैक्स। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई असेट है, तुम्हारे पास कोई एसेट्स है, असेट्स को तुम किसी रिश्तेदार को ट्रांसफर कर रहा है बिना कोई पैसा लिए, सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। तो अगर सरकार को पता चल जाता है कि तुम टैक्स बचाने के लिए असेट को ट्रांसफर कर रहा है, तो तुमको, जब तुम ट्रांसफर कर रहा है तभी तुमको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, सेम एग्जांपल अभी जो बोले एबीसी का, अगर कोई बिजनेस इस साल खत्म हो जाएगा तो भैया खत्म हो जाएगा तो अगला साल कहाँ किसको खोजने जाएंगे? इसीलिए इस साल ही तुम टैक्स देके जाओ। ठीक है, तो ये था कुछ पांच एक्सेप्शन जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में नहीं देते, उसमें प्रीवियस ईयर में हमको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और ये कुछ एक्सेप्शन, इतना कुछ समझ में आ गया। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला डेफिनेशन है हम लोगों का पर्सन। पर्सन, हम लोग इतना देर से जो पर्सन कर रहे हैं, तो पर्सन का मतलब क्या है, टैक्स पर्सन का मतलब क्या बताता है, हम लोग इसके आगे यही पढ़े। ठीक है, सो हम लोगों का अगला जो है वो है पर्सन। अगला डेफिनेशन किसका है? पर्सन। भैया पर्सन बोल रहे हैं, पर्सन क्या है? टैक्स बोल रहा है। अच्छा, पहले सेक्शन देख लेते हैं, 2 सबसेक्शन 31, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 डेफिनेशन दे रहा है पर्सन का, डेफिनेशन दे रहा है
पर्सन का, ठीक है। अच्छा, पर्सन में बोला जा रहा है पर्सन इंक्लूड्स मतलब पर्सन एक इंसान को नहीं, एक इंडिविजुअल को नहीं, बहुत सारे चीजों को पर्सन बोल रहा है टैक्स के अंदर। क्या क्या है? पर्सन इंक्लूड्स, पहला है इंडिविजुअल, जैसे राम, श्याम, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल्स है, मतलब कोई भी इंसान, एक पर्सन, ठीक है, उसको हम लोग इंडिविजुअल बोलते हैं। दूसरा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। भैया अगर कोई फैमिली बिजनेस है, अगर किसी का फैमिली बिजनेस कर रहा है, फैमिली बिजनेस के नाम से हम लोगों का एक बिजनेस चल रहा है जो फैमिली के नाम से चल रहा है, ठीक है, जैसे कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना। इस तरह का जो बिजनेसेस है जो पारिवारिक ऊपर, मतलब किसी का दादा करता था, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, हिंद मतलब वो अनडिवाइडेड फैमिली में वो बिजनेस चलते आ रहा है, इसको हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। अच्छा, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक हस्बैंड, एक वाइफ, उसका डॉटर, उसका बच्चा, मतलब जो सन है, ये चारों ही अगर होता है तो भी वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आ सकता है, इसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बाद होता है कंपनी, कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, सारे कंपनी इसके अंदर आ जाता है, सारा कंपनी इसके अंदर आ जाता है। फर्म, जितने भी तरह का पार्टनरशिप फॉर्म है वो भी पर्सन ही कहलाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। भैया क्लब्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्लब्स में क्या है? इंसान का समूह, जो इंसान का समूह होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब क्या है? ये सब है टैक्स के नजर में वो सब भी पर्सन ही है, ठीक है। इसके बाद आता है लोकल अथॉरिटी, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। कोई भी तरह का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, सब क्या आ जाता है? लोकल अथॉरिटी के अंदर आ जाता है। तो जितना भी लोकल अथॉरिटी है सब टैक्स के नजर में पर्सन है, ठीक है। अगला होता है 7वां आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब होता है भैया ये रियल में नहीं है, रियल इंसान नहीं है, बट उसको आर्टिफिशियली इंसान बनाया जा रहा है, जैसे आइडल मतलब मूर्ति, या फिर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैसे हम लोगों का जगन्नाथ टेम्पल, अयोध्या में बना राम टेम्पल, सब क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर आ जाता है। आइडल जो राम भगवान है, राम कृष्ण, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये है हम लोगों का पर्सन, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फॉर्म, AOP, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल, ये सब मिलके क्या बनता है? पर्सन, ठीक है। सो हम लोगों का अगला है सोर्स ऑफ इनकम एंड हेड्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम के बारे में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम के बारे में सेक्शन 14 में लिखा हुआ है, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है?
भैया तुम लोग जहां जहां से कमा रहा है वो सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से भी कमा रहा है, कहीं से भी, गिफ्ट कमा रहा है, गिफ्ट से पैसा मिल रहा है, सैलरी से पैसा मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, तुम लोगों को एफडी किया है उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, फिर तुम लोग कुछ सेल ऑफ एसेट, तुम सामान को बेचा है उससे तुमको प्रॉफिट मिल रहा है, जितना भी चीजें हैं, जितने भी चीजें जहां जहां से तुम पैसा कमा सकते हो वो सब सोर्स ऑफ इनकम कहलाएगा, वो सोर्स ऑफ इनकम कहलाएगा, ठीक है। इसका कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम का कोई भी लिमिटेशन है, जितना हो सकता है ये कितना भी हो सकता है। लेकिन हेड्स ऑफ इनकम, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 14 में बोला है कि भैया तुम कितना भी सोर्स से कमा सकता है, तुम कितना भी सोर्स से कमा सकते हैं, लेकिन टैक्स तुमको इस 5 हेड के अंदर ही देना होगा, तुमको टैक्स इस 5 हेड के अंदर ही देना होगा। तो पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो भैया हम लोग अगर किसी सैलरी या सैलरी रिलेटेड किसी भी तरह का अगर इनकम होता है, जो एम्प्लॉयर, हम लोग एम्प्लॉयर से हम लोग को जो भी पैसा मिल रहा है सैलरी के तौर पे, वो हम लोगों को क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आ जाएगा। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास घर है, तुम घर को भाड़ा पे दियो, भाड़ा भी तुमको वहां से हाउस प्रॉपर्टी से कुछ भाड़ा रेंट मिल रहा है, दैट इज चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर तुम बिजनेस करते हो, तुम बिजनेस करते हो या फिर किसी प्रोफेशन में हो, उससे तुम्हारा जो भी प्रॉफिट एंड गेन्स हो रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसको शॉर्ट में पीजीबीपी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में पीजीबीपी बोला जाता है। कैपिटल गेन्स, अगर तुम्हारे पास कोई कैपिटल असेट्स है, तुम्हारे पास कोई कैपिटल असेट है जिसको तुम बेच रहे हो, जिसको तुम बेच रहे हो, बेचने से तुमको प्रॉफिट हो रहा है, बेचने से तुमको प्रॉफिट हो रहा है, उसको कैपिटल गेन्स बोलते हैं, ठीक है, उसको कैपिटल गेन्स बोलते हैं। और इस चारों में अगर कोई तुम्हारा सोर्स फिट नहीं बैठता है, तुम्हारा जो भी इनकम हो रहा है इस चारों में फिट नहीं बैठता है, तो उसको 5वें सोर्स में भेज देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यह है हेड्स ऑफ इनकम, यह है सोर्स ऑफ इनकम। डन, चल आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम लोगों का, अब देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये पांचों को जब ऐड करते हैं, ये पांचों से जो भी तुम्हारा इनकम होगा इसको जब ऐड करेगा, इसको जब सम करेगा, सबको हम लोग सम करते हैं, तो हम लोगों का आता है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोले, सम ऑफ हेड्स ऑफ इनकम, सम ऑफ हेड्स ऑफ इनकम इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि सेक्शन 80B में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, 80B। ग्रॉस टोटल इनकम का डेफिनेशन 80B में दिया हुआ है, जो बोलता है कि हेड्स ऑफ इनकम का सम, हेड्स ऑफ इनकम का सम ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएगा। हेड्स ऑफ इनकम का सम क्या कहलाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। तो क्या हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स देंगे, नहीं। इसके बाद हम लोगों को कुछ डिडक्शंस मिलता है, हम लोगों को कुछ डिडक्शंस मिलता है अंडर सेक्शन 80C, 80C से लेके 80U तक, 80C से लेके 80U तक हम लोगों को कुछ डिडक्शंस मिलता है। वो डिडक्शंस मिलने के बाद जो भी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आएगा उसमें से हम लोग डिडक्शन को माइनस करेंगे, जो आएगा इसको बोलते हैं टोटल इनकम, इसको बोलते हैं टोटल इनकम, इसको क्या बोलते हैं, टोटल इनकम, ठीक है, इसको बोला जाता है टोटल इनकम। हम लोग टैक्स इस टोटल इनकम पे देते हैं, हम लोग टैक्स इस टोटल इनकम पे देते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम से जो भी डिडक्शंस है 80C से लेके 80U तक, उसको माइनस करेंगे, जो हम लोगों का पैसा आएगा वो होगा टोटल इनकम। डन है। तो हम लोग हेड्स ऑफ इनकम, सम ऑफ हेड्स ऑफ इनकम इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से जब डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 80C और 80C से लेके 80U तक माइनस करते हैं, वो आता है टोटल इनकम। क्या आता है, टोटल इनकम। डन। तो ये हम लोगों का हो गया डेफिनेशंस का क्लास। इतना ही डेफिनेशंस है, सारा डेफिनेशन हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। हम लोग आज शाम के टाइम फिर से एक वीडियो छोड़ेंगे, जो कि चूंकि अभी हम लोगों का थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, बचा हुआ है, इसीलिए हम लोग आज और एक वीडियो छोड़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग तो जो भी इनकम है, जो कि टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता है, ये जो टोटल इनकम है इसका पार्ट नहीं होता है, वो हम लोग आज के शाम के क्लास में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।